अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज मैट्रिक क्लास के मैथ्स के ऊपर वीडियो नंबर 4 हम बना रहे हैं और ये क्वेश्चन सेट के अंदर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको बाज़ औक़ात डी मॉर्गन्स लॉ के नेम से पुकार के प्रूफ करने को कहा जाता है और बाज़ औक़ात वैसे ही दे दिया जाता है। बेसिकली डी मॉर्गन्स 2 लॉ होते हैं इसके और उसकी लेफ्ट और राइट साइड को हमें प्रूव करना होता है। आपकी खिदमत में हाजिर है सर शाहिद और ये टॉपिक नंबर 4 है सेट के ऊपर, जो मैट्रिक 9 और फर्स्ट ईयर तीनों क्लासों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आ जाए और चलते हैं। क्लास 10 या लिखा क्लास 10 है, लेकिन याद रखें ये क्लास 10 या क्लास 9 और क्लास फर्स्ट ईयर तीनों के लिहाज से ये हमारा लेक्चर है। तो याद रखें सेट के अंदर ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने साइड पे लिखा भी है। हमने क्वेश्चन को यहाँ पे आपके लिए लिख लिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन का जो अंदाज है, जो तरीका कार है, वो इस तरीके से है कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन यूं दिया जाता है कि इफ यूनिवर्सल सेट दिया होता है और ए सेट बी सेट और उसके बाद प्रूव दैट कहा जाता है। जैसे कि मैंने बात की कि डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो 2 होते हैं। एक आपके पास होता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक इसी तरह से इसका सेकेंड लॉ भी होता है, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे यूनियन होता है, वहां पे क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि एक में यहाँ यूनियन होता है, एक में इंटरसेक्शन होता है और इक्वल्स टू के बाद इसके अपोजिट हो जाता है। यानी कि यहाँ इंटरसेक्शन हो तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट लगने के बाद ये जो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि ये 1993 के अंदर एमसीक्यूज भी आई थी। 1993 के अंदर सिर्फ 1 ईयर मतलब एक बार मैट्रिक बोर्ड में ये एमसीक्यूज आई थी। और किस तरह से आई थी कि उन्होंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन्स लॉ, तो उन्होंने एक साइड इसकी दे दी थी और इक्वल्स टू के बाद आपकी राइट हैंड साइड उन्होंने पूछी थी। और उस टाइम पे 3 ऑप्शन होते थे और तीनों ऑप्शन इस तरह के थे कि एक इन्होंने ये दिया था जो कि करेक्ट था, दूसरा ये दे दिया और तीसरा ये दे दिया। और दोबारा ये किसी नंबर भी एमसीक्यूज आ सकती है। तो इसे नोट, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं और किस तरीके से करेंगे, जो कि 5 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है। और किसी दौर में तो हर साल आता था, लेकिन अभी इन्होंने कुछ क्वेश्चन है उन्हें आगे पीछे करके देते हैं। बहरहाल ये क्वेश्चन हर साल इम्पोर्टेंट होता है। तो अब चलते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले इसका तरीकाकार ये होगा कि यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यूनिवर्सल सेट को टैबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, इसको पढ़ा इस तरह से रहेगा x such that x belongs to natural number x less than and equals to 10। यानी कि नेचुरल नंबर हमें पता होने चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए आपको हम एमसीक्यूज करवाएंगे, उसके अंदर भी समझा देंगे कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर किस तरह से लिखे जाते हैं, ऑड इवन। तो चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे बोर्ड में मैट्रिक और 9 बोर्ड के अंदर हर साल वो नेचुरल नंबर को ही देते हैं, लेकिन आपको एहतियाती तौर पे प्राइम नंबर का सबका पता होना चाहिए। तो हम या तो इस वीडियो के एंड में आपको जो है वो बताएंगे कि कौन से प्राइम नंबर है, कौन से नेचुरल नंबर है, ताकि वो याद रहे। क्योंकि आज आगे जिस तरह ये दिया हुआ है x such that x belongs to natural, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, p हो तो प्राइम नंबर है, o हो तो ऑड नंबर है। तो ये चीजें अगर वो चेंज कर देते हैं तो फिर आपको आना चाहिए। अभी बात हो रही है कि नेचुरल नंबर जो है हमारे पास, यहाँ पे साइड पे मैं नेचुरल नंबर तो लिख लेता हूँ क्योंकि नेचुरल नंबर के ऊपर क्वेश्चन है हमारा। तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से
चलते जाते हैं, खत्म नहीं होते। दुनिया खत्म हो जाए लेकिन ये चलते जाएंगे, ठीक है। ऐसे दुनिया के घूम के लिखे जाएंगे जब तक काउंटिंग चल रही है, चलती जाएगी, कहीं पे भी ये रुकने वाले नहीं है। तो ये नेचुरल नंबर है जो 1 से स्टार्ट होते हैं। इनका स्टार्ट का तो हमें पता होता है कि 1 आएगा, 2 आएगा, लेकिन इसके एंड तक हम लोग आज तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ये बहुत दूर तक चलते जाते हैं, रुकते ही नहीं है, चलते रहते हैं, क्योंकि ये फाइनाइट कहलाते हैं नंबर, ठीक है। लेकिन अब आ जाते हैं यहाँ पे कि इसको हम किस तरह से टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। अगर यहाँ x लेस देन इक्वल टू 10 लिखा हुआ है तो इसकी मीनिंग ये है कि हम यहाँ पे 1 से लेके 10 तक नंबर लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो तमाम बच्चों ये बात नोट कर लो कि अगर इस तरह लिखा हो तो इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर में x 10 के इक्वल भी है और उससे छोटा भी है। अब छोटा जो कि सबसे छोटा 1 होता है, तो हम 1 से लेके 10 तक के नंबर लिख लेंगे। एक बात याद रहेगी, यहाँ पे अगर ये नीचे जो इक्वल टू, देखिए इसके मीनिंग होते हैं लेस देन, ठीक है, और इसके मीनिंग होते हैं इक्वल टू, और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसके मीनिंग होते हैं लेस देन एंड इक्वल। अगर यहाँ पे फर्ज करें जैसे कि ये वाला हिस्सा लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे ऐसे हो कि x लेस देन 10, तो हमने क्या करना होगा कि यहाँ पे 1 2 3 से चलते 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 8 9 पे रोक देना है। यानी कि लेस देन का मतलब है कि आपने 10 से नीचे रहना है, ठीक है। ये बात नोट कर लें। और खैर सेट के अंदर इस तरह का तो नहीं आता है, यहाँ तो इस तरह का लिखा हुआ आएगा लेस देन, या फिर इस तरह से आएगा लेस देन एंड इक्वल। अगर इस तरह से लिखा आ रहा है तो जैसे हमने अभी किया यहाँ पे, वो क्या है कि 1 2 3 इसी तरह चलते चलते 8 और 9 और 10 तक हमने जाना है, जैसे कि अभी यहाँ पे लिखा है। तो ये बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ये बात समझ नहीं आती, तो इसे नोट कर लें। हम बता रहे हैं कि अगर 10 से लेस देन लिखा है तो इसका मतलब है 1 2 9, और लेस देन एंड इक्वल टू 10 लिखा है तो 10 के इक्वल भी है और लेस देन भी है, ठीक है। लेकिन बोर्ड के अंदर क्या होता है कि नेचुरल नंबर ही देते हैं, वो बहुत कम हुआ है। गालिबन 1993 का पेपर काफी ज्यादा टफ था। इसके अंदर सेट के ऊपर कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट हुए थे जो दोबारा भी हो सकते हैं, जिसमें मैंने आपसे ये भी कहा कि 1993 में ये MCQs भी आई। फिर उसके बाद एक रवायती क्वेश्चन होते थे मैट्रिक के अंदर जो बार बार रिपीट होते थे, लेकिन उस साल उन्होंने कुछ थोड़ा सा चेंज दे दिया। तो वो क्वेश्चन भी मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूंगा ताकि आपको पता लग जाए वो किस तरह से क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। और मैंने जिस तरह के सेट की वीडियोस बन रही है, तो इससे पहले आपको एक 10 ईयर आपको दिखाए थे, और उस 10 ईयर के अंदर तो जाहिर सी बात है 1993 नहीं आता, लेकिन इसके लिए मैं इंशाल्लाह अपनी जो मेरे पास पहले दौर की 10 ईयर 20 ईयर पड़ी हुई है, तो उससे वो क्वेश्चन मैं आपको उसकी पिक्चर खींच के इसी वीडियो में इंशाल्लाह वो दिखा दूंगा कि 1993 में किस टाइप का क्वेश्चन आया था, वो आप नोट कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की जानिब, और हमने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, लेकिन फिर से ये याद रखिएगा, अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर की जगह कुछ नंबर चेंज करेंगे तो हमें उसके मुताबिक लेना पड़ेगा। तो नेचुरल नंबर हमारे इस तरह से होते हैं, होल नंबर भी होते हैं। अगर चाहे तो अभी नोट कर लें, जैसे सिलसिला चल रहा है तो बेहतर है कि अभी आप इसे नोट कर लें। होल नंबर W से शुरू होते हैं, इसमें और इसमें सिर्फ ये फर्क होता है कि ये 0 से स्टार्ट होंगे और चलते जाएंगे इसी तरह से, ठीक है। ये भी रुकने वाले नहीं है, लेकिन हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं कि कहीं ना कहीं तो रुक ही जाएंगे ये। फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर P से रिप्रेजेंट होते हैं, और प्राइम नंबर में वो नंबर आते हैं जो अपने टेबल्स के अंदर आते हो, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और इस तरह से चलते चलते आगे नंबर बढ़ते हैं। लेकिन इसमें वही नंबर्स आएंगे जो अपने टेबल्स में आते हैं।
जैसे यहाँ 4 नहीं आएगा क्योंकि वो 2 के टेबल में भी आता है, यहाँ 6 नहीं आएगा क्योंकि वो 2 और 3 के टेबल में भी आता है। तो इसी तरह ऑड नंबर वो होते हैं जो कि 2 के टेबल में नहीं आते, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे नंबर ऑड नंबर को शो करते हैं। और इसी तरह इवन नंबर होते हैं जो ई से रिप्रेजेंट होते हैं, इसमें वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड होने की सलाहियत रखते हैं। तो ये हमने कहा था आखिर में बताएंगे, अभी बता दिया। और ये भी नोट कर लीजिएगा, हम इसके ऊपर एमसीक्यूज की भी वीडियोस बनाएंगे, लेकिन अभी नोट कर लीजिएगा ये प्राइम नंबर बहुत ज्यादा एमसीक्यूज के अंदर आता है। और ये तमाम हमारे जैसे कैमरामैन और क्लोज करके सारे दिखा दें कि ये नेचुरल नंबर है, ये आपको एक बात समझाई है, फिर उसके बाद ये होल नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। तो ये तमाम नंबर आपको जो है पता होना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो आज का टॉपिक है इसके अंदर जब हम क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादातर क्या अक्सर वो नेचुरल नंबर देते हैं, लेकिन किसी लम्हे भी वो होल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर दे सकते हैं। अब जैसे कि हमने यूनिवर्सल सेट उतार लिए हुए हैं और यूनिवर्सल सेट में 1 to 10 नंबर है और नेचुरल नंबर दिए हुए हैं। ए सेट भी हमें यहाँ पे, जैसे कि एग्जाम में ये तरीका कार होगा, आपको बुक में क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, किसी नंबर पे भी हो सकता है, वो आपने नंबर डाल दिया। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करें 1 है तो आपने कह दिया कि क्वेश्चन नंबर 1, तो 1 कहने के बाद आप जो है इसको सोल्यूशन कहते हुए पहले टेबलर फॉर्म ये कहलाती है, जब इसमें इसको नंबरों में चेंज कर देते हैं। ए सेट आपको वैसे का वैसे ही दिया हुआ है, 1 4 5 7 9। इसके बाद आपको बी सेट दिया हुआ है जिसके अंदर आपको नंबर जो दिए हैं वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो दे दें। ये क्वेश्चन हम अपनी तरफ से बनाया हुआ है ताकि आपको समझाया जा सके। आप 10 ईयर या हमने जो आपको असाइनमेंट्स दिया उसके अंदर से भी आप कर सकते हैं। असाइनमेंट मीन्स आपको जो हमने 10 ईयर्स इससे पहले वीडियोस में सेट से रिलेटेड आपको बताए थे, उसे आप करें। अच्छा, अब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर प्रोसेस करेंगे। वो हमारा ये प्रोसेस होगा कि हमें जो है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट करना है और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो ए यूनियन बी में क्या होगा कि ए पहले, यूनियन के बाद बी, और ए सर जैसे कि हमें दिया हुआ है 1 4 5 7, जो जो नंबर होंगे हम लिख लेंगे। यहाँ पे बीच में यूनियन है, तो बेसिकली यूनियन का मतलब ये होता है तमाम नंबर्स। आसान अल्फाज में अगर बात करें तो यूनियन का क्या मतलब होता है, तमाम नंबर्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी में तमाम नंबर्स का मतलब है ये 1 इसमें है उसमें नहीं है, ले लिया जाएगा। 2 इसमें है इसमें नहीं है, लिया जाएगा। 3 इधर है इधर नहीं है, वो भी लिया जाएगा। लेकिन 4 देखें, इसमें भी है और इसमें भी दिया हुआ है, तो 4 नंबर जो है वो दोनों में दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये है कि वो दोनों नंबर में लिखा है लेकिन नंबर एक ही काउंट होगा। 5 भी दोनों में लिखा है लेकिन एक बार ही हमने नोट करना है। 5 के बाद 6 दोनों में नहीं है। 7 जो है वो इसमें है उसमें नहीं है, तो 7 ले लेना है। 8 इसमें है और इसमें नहीं, और 9 इसमें है तो उसमें नहीं। बहरहाल इस तरीके से अगर आप ये देखें तो ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास आ जाए। अब जब कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो कॉम्प्लीमेंट का देखें, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लिखूं, खाली ब्रैकेट है और ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो इसके मीनिंग क्या होते हैं, u माइनस। अब फर्स्ट करें, अगर यहाँ पे ए यूनियन बी जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो है वो ये है, तो ये मैंने इसके ऊपर के मतलब ब्रैकेट को और कॉम्प्लीमेंट को लिखा है। अगर यहाँ मैं ए यूनियन बी लिखूं तो आपने ब्रैकेट में यहाँ पे ए यूनियन बी लिख देना है। इसी तरह जब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आएगा तो इसी बात को ध्यान में रखिएगा। अब यूनिवर्सल सेट में
जितने नंबर हैं वो सारे लिखने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। वहां देखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि एक बार देख लिया और पता लग गया 1 to 10 नंबर है। अब माइनस लगाते हुए अब आगे हम क्या करेंगे कि ए यूनियन बी के जो नंबर्स आए थे हमारे पास वो इसमें से लेस कर देंगे। 1 2 3 4 5 फिर 6 नहीं है यहाँ पे 7 8 और 9 और इसी तरह से 10 नहीं। तो फिर अब हमने ये करना है कि यहाँ के जो नंबर है यहाँ से काटते जाए, ठीक है ना। इस तरह से कैंसिल करना है कि आपको दिखाई भी दिए जाए कि कौन सा नंबर कटा है इससे, और 5 से 5 कट दिया, यानी एक तरह से शुरू के 5 नंबर कट रहे हैं और उसके बाद 7 से कटेगा, 8 से कटेगा और 9 से कटेगा। एक बार आप देखने में आगे से हट जाते हैं, जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड कह रहे हैं। इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर हमारे पास आया 6 और 10। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है हमारे पास। अब बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया है, अब राइट हैंड साइड हमें लेना होगा। तो राइट हैंड साइड में हमने सबसे पहले तो राइट हैंड साइड लेके, अच्छा एक लाइन आपने छोड़ देनी, ठीक है ना। मेरे पास जरा जगह कम है, लेकिन आप लोग जब कॉपी में काम करें तो एक लाइन नीचे छोड़ दें ताकि अगले आपकी राइट हैंड साइड का वाज़ेह तौर पे पता लग रहा हो कि राइट हैंड साइड अब इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास देखिए क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं जो है इसका जो बच्चे अभी देखें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और शुरू में बहुत सी इंफॉर्मेशन भी आपको बताते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। लेकिन एक बात याद रखें कि आज मैं जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आखिर में दूंगा, सही है, ताकि आप कॉन्सेप्ट वाले बच्चे वीडियो के एंड में जाके इसका कॉन्सेप्ट देखें कि दुनिया के अंदर, जैसे मैं जब भी कॉन्सेप्ट बताता हूं तो यही बताता हूं कि दुनिया के अंदर ये हमें क्वेश्चन किस जगह पे नजर आ रहा है। तो याद रहे कि इसका कॉन्सेप्ट इसके आंसर आने के बाद दिया जाएगा, क्योंकि वो बेहतर इसलिए भी है, आंसर आया होगा तो हम जब बात करेंगे तो वो चीज हमें दिख भी रही होगी, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखें जिसे आता है और कॉन्सेप्ट देखना है। एंड में आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। अभी सिंपल क्वेश्चन कैसे आपने सॉल्व करना है वो आपको बताया जा रहा है, किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आपको पहले मालूम करना पड़ेगा। तो यानी कि अगर इस जगह पे आप ये कह दें तो बहुत अच्छा है कि फर्स्ट वी फाइंड आउट, मतलब सबसे पहले हम ये कि इंटरसेक्शन नहीं मालूम कर सकते जब तक के, क्योंकि देखिए हमें ए और बी सेट दिए हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट तो नहीं दिए हुए। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है, जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि अगर मैं ब्रैकेट बना के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लिख दूं तो इसका मतलब है यू माइनस। अब यहाँ पे चूंकि अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट मालूम कर रहा हूं तो ए लिखूंगा तो माइनस के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो अब हम उस तरह चलते हैं और इसमें ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट आपको पता है 1 to 10 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसके बाद माइनस, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे भी हम ऊपर लिख देते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो ये तो यूनिवर्सल सेट आ गया। अब ए हमारे पास क्या है, ए के लिए हम ए सेट को देखेंगे और ए सेट हमें दिया है 1 4 5 और कॉमा बीच में डालते जाना है, फिर है 7 9। तो ये डी मॉर्गन्स के 2 लॉ हैं और दोनों लॉ का तरीकाकार तकरीबन एक जैसा ही है। अब 1 4 और 5 को 5 से कैंसिल, 7 से 7 और 9 से 9 को कैंसिल कर दिया। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ गया, 2 3
6, 8, 10। तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसी तरह हम जब बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, बात हो चुकी है, अब आपको समझ आनी चाहिए। यूनिवर्सल में से हम बी को लेस कर देंगे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में से हम बी को लेस कर देंगे, और आपको पता है कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो है 1 to 10 नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसी तरह माइनस करके अब बी सेट लिखने हैं, तो बी सेट के लिए आपको अपना क्वेश्चन देखना पड़ेगा। उसमें 2, 3, 4, 5 यानी कंटिन्यू नंबर है, याद रहेंगे। 2, 3, 4, 5। इसके बाद जो नंबर है वो भी देख लें आप लोग, वो है 8। तो 8 आ गया। अब बिल्कुल उसी तरीके से 2, 3, 4, 5 को हम 2, 3, 4, 5 से कैंसिल कर देंगे, और 8 और 8। अच्छा, अब बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया, यहां से क्या क्या नंबर बचे, 1, 6, 7, 9 और 10। ये नंबर हमारे पास यहाँ पे बच गए। अच्छा, अब हमने राइट हैंड साइड की कंडीशन में आ सकते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट की जगह उसका हमने जो आंसर आया था, यानी कि 2, 3, 6, 8 और 10। तो डी मॉर्गन्स लॉ में मकसद ये है कि लेफ्ट और राइट का आंसर हमेशा एक जैसा आना चाहिए। तो यहाँ पे सही किया होगा तो हमारा आंसर एक जैसा आ रहा होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड का आया था। तो अब हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो कि हम यहां से देख लेंगे। 1, 6, 7, 9 और 10। तो मैंने क्या बताया था आप तमाम बच्चों को कि यहाँ पे जब इंटरसेक्शन होता है तो इसका मतलब है कि दोनों में जो नंबर होगा वो हम लेंगे। तो बताएं दोनों में कौन कौन से नंबर हैं। एक तो 6 दोनों में है और दूसरा 10 दोनों में है। तो इसका आंसर 6 और 10 आ चुका है। जबकि आप देखें कि आपके लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 6 और 10 आया था। तो इस तरीके से हमने डी मॉर्गन्स लॉ का जो फर्स्ट लॉ था, बाय नेम तो नहीं है फर्स्ट सेकंड, लेकिन यानी कि हम वैसे कह रहे हैं कि 2 लॉ है, तो उसमें जो पहला लॉ था उसको हमने प्रूव किया है। तो हमारे आंसर जो है वो दोनों के सेम आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 और 10 आ रहा है, और राइट हैंड साइड में भी। अब यहाँ पे हम राइट हैंड साइड लिख देंगे और वहां पे भी 6 और 10 आ रहा है, तो एक जैसा आएगा। यही डी मॉर्गन्स लॉ ने मतलब डी मॉर्गन्स लॉ बेसिकली एक इंसान का नाम है, एक बंदे का नाम है जिसने इस थ्योरी को पेश किया कि हमारे पास सेट के अंदर ये जो लेफ्ट और राइट दिया है इसका आंसर सेम आएगा। और आखिर में हमने लिख देना है हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और आगे आ जाएगा हमारे पास प्रूव्ड। तो ये हमें क्वेश्चन प्रूव करना था, सही है ना, यहाँ पे भी लिखा हुआ है प्रूव करना। तो ये हमारा आंसर प्रूव हो चुका है। तो इसी तरह से डी मॉर्गन्स लॉ का जो सेकेंड लॉ है, मतलब दूसरा लॉ दिया हुआ है, वो आपका होमवर्क हो जाएगा जो आपने खुद करना है। उसमें सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे यूनियन दिया है, तो मतलब मैं दोनों लॉ लिख के दे देता हूँ, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन आता है इस तरीके से, और ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप लोग ये करेंगे कि जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाला समझा दिया, इसी क्वेश्चन के ऊपर ये वाले क्वेश्चन आपने प्रूव दैट आपने सेकंड लॉ लिख देना है, यहाँ वाला ये वाला लिख देना, और इसको भी आपने प्रूव करना है, और इसका भी आंसर दोनों साइड एक जैसे आनी चाहिए। अब जैसे कि मैंने वीडियो के बीच में आपको ये कहा था कि मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि ये हमारी जिंदगी के अंदर किस जगह पे यूज होते हैं। तो अब चूंकि हमारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका है, तो मुझे कुछ अपने जान पहचान वालों ने कहा था, स्टूडेंट ने, कि सर अगर आप एग्जाम्पल पहले देते हैं तो हमें थोड़ा सा
क्वेश्चन समझने में कभी कभार प्रॉब्लम हो जाता है। आप एग्जाम्पल आखिर में दें तो देखिए, समझने वाला हर तरीके से समझ लेता है। शुरू में भी एग्जाम्पल दी जाए, कॉन्सेप्ट दिया जाए। बेसिकली बहुत से बच्चे मैथ्स के अंदर कॉन्सेप्ट को कुछ समझते ही नहीं, ठीक है ना। तो वो कौमें जो तरक्की कर गई हैं वो कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे की हैं। हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, जब हम पढ़ रहे मेहनत कर रहे हैं तो हमें उसका कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। तो अब देखें, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक जब कोई बच्चा या बच्ची ये कहती है मैंने अच्छे स्कूल में पढ़ना है, अच्छे कॉलेज में पढ़ना है, तो अच्छा किसको कहते हैं? अच्छा यही कहा जाता है जो बात डिटेल में करे, बात पूरी तरह से करे, आपको विद कॉन्सेप्ट करे। आप यकीन माने, अगर आप एक सब्जेक्ट को सही तरीके से पढ़ना सीख जाए तो आपको बकिया तमाम सब्जेक्ट्स में पढ़ने का ढंग आ जाता है कि किस तरीके से पढ़ा जाता है। क्योंकि एक सब्जेक्ट का भी अगर आपको टीचर सही मिल जाए तो आपको चलना आ जाता है कि आपने किस तरह से चलना है। तो आते हैं इसका दुनियावी कॉन्सेप्ट क्या होगा दुनिया के अंदर बात की जाए तो देखिए, यूनिवर्सल सेट हमारे नजदीक होता क्या है, ए सेट और बी सेट हमारी दुनिया की नजर में क्या होता है। अब इसके लिए एक स्टोरी है जो आपने सुननी पड़ेगी। फर्स्ट करें, एक प्ले ग्राउंड है और प्ले ग्राउंड में जो है 3 किस्म के लोग हैं जो आते हैं। एक वो, अगर ए सेट हॉकी के प्लेयर को शो करता है, बी सेट क्रिकेट के प्लेयर्स को शो करता है। पहले ये इसके लिए बात समझनी पड़ेगी कि ए सेट में वो खिलाड़ी हैं जो हॉकी खेल रहे हैं और बी सेट में वो खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मैंने क्या बात कही थी कि ग्राउंड के अंदर यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट है, जैसे ग्राउंड के अंदर मिसाल लिया जाए कि 3 किस्म के लोग आते हैं। वो किस किस्म के? एक हॉकी खेलने वाले प्लेयर आते हैं, एक क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर आते हैं, और तीसरी टाइप के जो है वो ना हॉकी खेल रहे हैं और ना क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बेसिकली डी मॉर्गन्स लॉ ने उन बंदों को पकड़ने के लिए ये लॉ बनाया था कि कौन से लोग हैं जो स्टेडियम या प्ले ग्राउंड में आके ना हॉकी खेल रहे हैं ना क्रिकेट खेल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी लाइफ के अंदर ग्राउंड में एक बंदा ये बोले कि भाई बहुत सारे बंदों में से वो कौन से बंदे हैं जो ना हॉकी खेल रहे हैं ना क्रिकेट खेल रहे हैं, वो हाथ खड़ा नहीं कर रहे, या चलो खड़ा कर रहे हैं हाथ, तो पता लग रहा है कि भाई ये 2 पर्सन है जो ना हॉकी खेल रहे हैं ना क्रिकेट कर रहे हैं। वही चीज डी मॉर्गन्स ने सेट की सूरत में उसको कवर अप किया है। और इसमें अगर अब इस एग्जाम्पल को आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ पे लिखा है कि ग्राउंड के अंदर 1 से लेके 10 तक स्टूडेंट कह रहा हूँ, 1 से लेके 10 तक जो है वो लोग मौजूद हैं। अब आप कह रहे होंगे 1 1 2 3 क्या है भाई? हॉकी और क्रिकेट के प्लेयर के बैक साइड पे नंबरिंग लिखी होती है 1 2 3। तो फर्ज करें अगर 10 वहां पे लोग आते हैं और 10 इस तरह से प्लानिंग कर लेते हैं कि मैं 1 लिखूंगा तुम 2 लिखना, तो इस तरह से वो 10 तक लिखे होते हैं। अब क्या होता है कि ए उनके पास रिकॉर्ड होता है, भाई हॉकी खेलने वाला 1 है, 4 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो बी वाला जो है वो क्रिकेट खेलने वाले ये प्लेयर है। तो बेसिकली जो है हमारे पास वो शख्स पकड़े गए हैं इस क्वेश्चन में, ना जो हॉकी खेल रहे थे ना क्रिकेट खेल रहे थे। 6 ना हॉकी ना क्रिकेट, 10 ना हॉकी ना क्रिकेट। अब अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि 6 हमें ना ए सेट में मिलेगा, ए 6 में नहीं है, और ना हमें 10 ए सेट में मिलेगा। ओके, इसी तरह बी सेट में देखें तो हमें जो है वो 6 नहीं मिल रहा और 10 भी हमें नहीं मिल रहा। तो एक तरह से अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आंसर निकाल लेंगे। वो कैसे? वो इस तरह से कि यहां से आप शुरू हो जाएं इन दोनों सेट में और इसको देखते हुए 1 नहीं आएगा आंसर, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, 6 इसका आंसर आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 ना इधर है,
लेकिन ना इधर है ना इधर है, मतलब इसके मुताबिक जो इसके अंदर मिसिंग है वो आपका आंसर आएगा। तो ये किस डी मॉर्गन्स लॉ की बात हो रही है, जिसके बीच में यहाँ पे यूनियन इस शक्ल में और यहाँ पे इंटरसेक्शन हो। तो देखिए कॉन्सेप्ट का क्या फायदा हुआ। अभी आपकी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, वरना मैं कोई और क्वेश्चन कोई भी लिखूं यहाँ पे, तो मैं अब इसको पूरा स्टेप सॉल्व करने के बजाय खड़े खड़े वहां पे आंसर दे दूंगा। दिल तो चाहता है, लेकिन आपकी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन आप कोई भी क्वेश्चन देख लें, और अगर इस तरह से आपको प्रूव करने का कहा गया है, आप क्वेश्चन का आंसर बाद में लाओगे, काफी देर बाद लाओगे, लेकिन इस टेक्निक से आप फटाफट आंसर ले आओगे। क्योंकि इसीलिए मैं कहता हूँ भाई कॉन्सेप्ट हर चीज का होता है। अब बेसिकली क्या है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट नजर आते हैं, मजा आता है सुनने का, और मैं बड़ा अफसोस करता हूँ कि मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाता। मैं बड़ा अफसोस करता हूँ कि मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता, क्योंकि जिस तरह से मेरी सोच है तो मैं आपको चीजें बनाना सिखा दूंगा। फिजिक्स में आपको पता है कि हमारे बहुत सारे इस तरह के बिजली का सामान होता है हमारे पास, और हम उसको भी ठीक कर सकते हैं अगर हमने फिजिक्स सही पढ़ी हो। इसी तरह केमिस्ट्री सही पढ़ी हो तो हमें जो है परफ्यूम कैसे बनता है, किस तरह मेडिसिन बनता है, सोचने पे हमें जवाब मिलते हैं। समझ आ रही बात। लेकिन मैथ एज अ प्रेजेंटेशन है, परफॉर्मिंग मेथड है। टीचर अपने एक्सपीरियंस से उनमें कुछ दुनिया की चीजें ढूंढ लेते हैं और वही उसका एक्सपीरियंस होता है। लेकिन बहुत से बच्चे हमारे कंट्री के अंदर मैथ्स को इस तरह से पढ़ते ही नहीं है जिस तरह से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो आंसर खेलते हैं। यानी आंसर आया तो जश्न मना लिया। भाई आंसर देखें, इंसान जब खाना खाता है तो उसका असर बाद में होता है। तो आप जिस तरह पढ़ते हो सिर्फ खाना खाते हो, असर नहीं लेते। तो असर तब शुरू होता है जब आप उसके बारे में सोचो कि यार आपने जो किया है वो किस काम का है। ठीक है, हाँ, हम एज अ टीचर होने के नाते भी बहुत सारी चीजों को पढ़ाते हैं, वहां हम इस तरह हर टॉपिक के ऊपर इस तरह से बात नहीं कर सकते। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि हमें भी बहुत से कॉन्सेप्ट की कमी है, क्योंकि बेसिकली हमारे पूरे मुल्क के अंदर मैथ्स का रिसर्च डिपार्टमेंट ही नहीं है। अब आप देखिए ना कितना बड़ा मुल्क है और यहाँ पे मैथ्स के ऊपर रिसर्च ही नहीं होती। नॉर्मली बाहर की बुक्स हमारे पास आ जाती हैं और उन्हें लोग कॉपी करके हमारे सिलेबस में डाल देते हैं, लेकिन वो लोग तो रिसर्च करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बस उस तरीके कार को किस तरह से किया जाता है। जबकि अक्सर जगह जब मैं पढ़ाता हूँ तो लोग ये हैरत करते हैं कि ये बातें किस तरह की सर कर रहे हैं, मैथ्स में तो ये नहीं लिखी हुई। लेकिन बात समझने की जरूरत है कि सबसे पहले इंसान किसी महफिल में जाता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो ऐसा ड्रेस पहने जो किसी और ने ना पहना हो। तो पढ़ाई के अंदर भी खूबसूरतियां होती हैं, लेकिन जिन्हें पहचानना भी आना चाहिए। तो बस आज आपको जरा जज्बाती लेक्चर दे दिया, और इस लेक्चर का मकसद सिर्फ ये है कि आपको बताया जाए कि जब भी कोई चीज पढ़े तो उसका दुनियावी मकसद को समझने की कोशिश करें। और सेट तो है ही दुनिया के ऊपर, सही है। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक किए, पावर सेट के ऊपर किया, सब चीजें हमें नजर आ रही थी। और चूंकि आज सेट का आखिरी दिन है और हमने अपनी वीडियोस को कंप्लीट कर दिया है, अब इंशाल्लाह हम लोगों ने जो वीडियोस के जरिए है वो सेट का चैप्टर कंप्लीट कर दिया, और उसके अलावा हमने 2 का चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि अमूमन बंदा कहीं से भी पढ़ता है तो वो 100% उसमें परफेक्ट नहीं होता है, वो है चैप्टर 5 फैक्टराइजेशन। हमने आपके लिए बहुत बेहतरीन, उसके अंदर 12 टाइप्स की फैक्टराइजेशन होती है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, हमारी वहां पे वीडियोस की जो है आइडेंटिफाई बहुत इजी है, उसका आप बड़ी आसानी से आप चैप्टर वाइज ढूंढ सकते हैं और इंशाल्लाह आपको फायदा देगा। आप कामयाब हों, हमें दुआएं दें। इजाजत चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।